यस हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 नंबर में, इनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। बेसिकली हम लोग यहाँ पर सिलेबस को समझेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक को। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपन सिलेबस का डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो सेक्शन है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला है पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं। ठीक है, टोटल एक एवरेज लेकर चलते कि 100 नंबर की तैयारी जो है अपन को इन टॉपिक से करनी है। फर्स्ट वाला जो सेक्शन है पोषण व स्वास्थ्य वाला, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला, टोटल इसमें कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक अपने पास रहेंगे, जिसमें पोषण हो गया, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल कैसे की जाए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, स्वास्थ्य और जितने भी पोषण कार्यक्रम चलते हैं, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी। अब इसी में आपका साइंस भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। अब वो कितना भी डिटेल में जाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सातों टॉपिक अपने लिए 7 चैप्टर्स है, जिनको अपन को बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। सेकेंड जो पार्ट आपको दिख रहा है शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, यानी कि यहाँ पर ईसीसी के बारे में बात करी गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। दैट मीन्स शुरुआती समय में बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, कितनी स्कीम्स जो है बच्चों के लिए चल रही है, चाहे वो आईसीडीएस हो, किसी भी प्रकार की स्कीम्स हो। ठीक है, तो ये चीजें अपन को अपने पूरे सिलेबस में कवर करनी है। ठीक है तो ये 9 टॉपिक, लेकिन अपने आप में बोल सकते हैं बहुत डिटेल है, क्योंकि सेकंड वाला यदि आप देख रहे हैं ईसीसी, तो पूरा जो बाल विकास है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट आपने देखा होगा, तो वो पूरी चीजें जो है आपसे इसमें पूछी जाती है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, उनकी थ्योरी, उनके कंसेप्ट, उनके प्रिंसिपल्स, सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। ओके, तो अपन वन बाय वन करके सारी चीजों को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक अपन पोषण स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग संतुलित आहार के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज की बैलेंस डाइट, संतुलित आहार यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चलिए आहार नॉर्मली अगर हमसे बोले कि नॉर्मली आहार यहाँ पर क्या होता है, जो दिन प्रतिदिन आप भोजन सेवन करते हैं वो आपके लिए भोजन हो गया, आहार हो गया। और संतुलित आहार यदि कोई कहे तो वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में वे पोषक तत्व मौजूद है जिनकी हमें एक दिन में आवश्यकता पड़ती है, उसे ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, संतुलित आहार यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब आप सोचोगे कि इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन देकर जाती है। अभी अपन थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे कि इन बेसिक थ्योरीज से या जो ये डेफिनेशंस है, इनसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनकी हमें एक दिन में आवश्यकता पड़ती है। अब हमारी जो भोजन की थाली हो गई, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना, मिनरल, सब कुछ चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऐसे 6 मुख्य पोषक तत्व माने गए हैं जो हमारे डेली के भोजन में होने चाहिए। दैट मीन्स हमारी की हर दिन की बैलेंस डाइट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, है ना, विटामिन और खनिज लवण, ये होते हैं अपने मेन 5। अब देखो, इससे दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बारे में अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आरडीए, है ना, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस करके। ठीक है, ये पूछा जाता है। व्हाट इज 5 फूड सिस्टम, है ना, पंच भोजन प्रणाली क्या है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और इन बेसिक थ्योरी से ही ये कनेक्टेड है ना, इसीलिए थ्योरी को भी समझना बहुत आवश्यक है। देखो, ये सभी पोषक तत्व, जैसे अपन ने विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में बात करी, हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं। जो भी भोजन अभी आप सेवन करेंगे, है ना, या आपने कल नाइट में किया, तो उसमें ये सारे तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, विभिन्न खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसकी मात्रा ज्यादा होगी, फैट की मात्रा कम होगी, प्रोटीन कम होगा। इस तरीके से अपना पूरा चलता है। इसी तरीके से अपनी प्रॉपर थाली यहाँ पर बनती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता व्यक्ति की उम्र, लिंग और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जैसे छोटे बच्चों को उनकी एज के अनुसार आवश्यकता होगी, बड़े लोगों को उनकी एज के अनुसार आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर पुरुष में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, महिलाओं में थोड़ी कम आवश्यकता पड़ती है। फिर अगर प्रेग्नेंट वुमन है ना, और किशोरी है, तो फिर उनको थोड़ी ज्यादा लगती है। ठीक है, और हेल्दी मनुष्य है, थोड़ा वेट में है या कम वेट है, तो उस हिसाब से जो है ये सारे रिकमेंड यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है अनुशंसित की जाती है, इसीलिए इसको आरडीए नाम दिया गया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है,
अनुशंसित आहार प्रणाली जिसको यहाँ पर बोला जाता है। अभी अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दी जाती है और उनसे फिर अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि रिकमेंड की गई, अनुशंसित की गई कि अच्छा आपकी एज ये है, आपकी हाइट ये है, आपका वेट ये है ना, आप मेल हैं फीमेल हैं, उस हिसाब से आपको इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना है, आपको इतनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, आपको इतना फैट चाहिए, आपको इतने विटामिन चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी अपन एक चीज और पढ़ रहे हैं, द 5 फूड ग्रुप करके। 5 फूड ग्रुप क्या होता है, पंचभोजन प्रणाली यहाँ पर क्या होती है। इसमें अपन को 5 चीजें बताई जाती है जो हमारी थाली में होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये देखूं, ब्रेड हो गया, पोटेटोज वगैरह हो गए जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसका परसेंट यहाँ पर कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए हमारे भोजन में। 100% अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। मीट, फिश और इसके अल्टरनेटिव्स हो गए, जैसे जो वेजिटेरियन शाकाहारी हो गए, है ना, तो वो उसके पास उसके अल्टरनेटिव्स होंगे, तो ये हमारी थाली में 12% होना चाहिए। फैटी और शुगरी जो फूड होते हैं, शर्करा युक्त जो फूड होते हैं, जैसे ग्लूकोज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई, कार्बोहाइड्रेट वाली जितनी भी चीजें हो गई, उसमें इसका परसेंटेज 7% रहना चाहिए। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हो गए हमारी थाली में या हमारे डेली की बैलेंस डाइट के अंदर जो है 15% ये रहना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है 33% होना चाहिए। इस तरीके से अपना पूरा पंच वाला जो सिस्टम है, 5 फूड ग्रुप जो है यहाँ पर निर्मित होता है। जैसे कि ये क्या काम आता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ये क्या काम आता है 5 फूड सिस्टम। देखो, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल हुआ, है ना, जैसे हम लोग बीमार हो गए, हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर हमें ये चीज सजेस्ट करेगा कि आपको 5 फूड ग्रुप के हिसाब से अपना भोजन सेवन करना है। दैट मीन्स आपके भोजन में ये पांचों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि संतुलित आहार का क्या महत्व यहाँ पर रहता है। संतुलित आहार से अच्छा शारीरिक और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पर प्राप्त होता है। शरीर के उचित विकास में मदद करता है। इससे काम करने की क्षमता भी बढ़ती, मतलब शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा तो एनर्जी भी रहेगी। संतुलित आहार से लोगों से लड़ने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, दैट मीन्स हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो ये सारे किसके फायदे हो गए, अपने बैलेंस डाइट के, संतुलित आहार के। अगर आप संतुलित भोजन यहाँ पर ले रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे ही शरीर के लिए। ठीक है, अब संतुलित आहार जैसे अपन ने यहाँ पर बात भी करी है 5 फूड सिस्टम की, तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लें। देखो, अभी अपन ने पढ़ाई था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारी चीजें पाई जाती है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, ये तो एक बेसिक अभी अपन देख रहे हैं कि वसा क्या है, प्रोटीन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। प्रोटीन की कमी से को होने वाले रोग का नाम बताइए। पीईएम क्या होता है, अगर पीईएम की किसी बच्चे में कमी है, सबसे पहले तो ये पूछेगा कि पीईएम जो होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उसको बोला जाता है ना। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इसको बोला जाता है। किन होती है, किन लोगों में ये कमी होती है, यूजुअली छोटे बच्चों में ये कमी देखी जाती है। कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर गर्भवती माँ ने 9 महीने अपना ध्यान नहीं रखा, उसने अल्कोहल, धूम्रपान वगैरह और इस प्रकार के पदार्थों का सेवन किया, तो होने वाले बच्चे में डेफिनेटली पीईएम होगा। ठीक है, इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, उच्च कैलोरी युक्त भोजन दीजिए, उच्च प्रोटीन युक्त भोजन दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, साथ के साथ इनके जो एडवांस क्वेश्चंस हैं कि इसकी कमी हो गई तो क्या होगा। सबसे पहले तो हर एक चीज होती है, अगर उसकी शरीर में कमी हुई तो डेफिनेटली किसी न किसी प्रकार की बीमारी यहाँ पर शरीर में जन्म ले लेगी। तो उस बीमारी के बारे में, उसके सिम्टम्स, उसको दूर करने के उपाय, ये सारे अपन को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फैट से, वसा से। ठीक है, अब यहीं पर आपसे साइंस भी पूछी जाती है ना, जैसे कि कितने टाइप के फैट होते हैं, ये बनते कैसे हैं, शरीर में कहाँ पर स्टोर होते हैं, शरीर में कहाँ पर निर्मित होते हैं, क्या इसको बाहर से लिया जाता है या बॉडी खुद बनाती है। ऐसे क्वेश्चन जो अपन साइंस में पढ़ते हैं वो आपसे यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारी चीजों को अपन कवर करेंगे। हमारी ऊर्जा आवश्यकता का कुछ भाग जो है वसा से पूरा होता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मक्खन, घी, तेल, पनीर आदि में अपन को वसा मिलेगा। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि आपको ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, बहुत अल्प मात्रा में इसका सेवन करना है, क्योंकि अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन किया तो मोटापा यहाँ पर हो सकता है।
ओवरवेट व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है। वसा का फायदा ये है कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो एकदम से शरीर को क्या होती है, एनर्जी मिलती है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इन सब में से सबसे जल्दी एनर्जी देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो वसा आपका आंसर हो जाएगा। अगर वसा ऑप्शन में नहीं है देन कार्बोहाइड्रेट आपका आंसर होगा। ठीक है। दूसरा देखिए प्रोटीन। हमें विकास के लिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में भी मदद करता है। डेयरी उत्पाद, अंकुरित अनाज, मांस, अंडे, चिकन आदि से अपन को प्रोटीन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। वसा फैट क्लियर हो गया। दूसरा प्रोटीन आपको क्लियर हो गया। प्रोटीन करता क्या है, शरीर की मरम्मत करना, टूटे फूटे अंगों की, शरीर की ग्रोथ डेवलपमेंट को देखने में प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के पास। हमें प्रसंस्करण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो किससे पूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है ना। कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स यहाँ पर कहा जाता है, शॉर्ट में इसको कार्ब्स बोला जाता है ना, पूरा स्पेलिंग ना लिखते हुए। ये हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं, रोटी, ब्रेड आदि में पाया जाता है। अनाज हमारा मुख्य भोजन है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। खनिज और विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन तो अपने आप में एक पूरा चैप्टर ही समझ लो आप, है ना। बहुत चीजें होती है विटामिन के बारे में, कितने विटामिन पढ़ोगे, फिर उसके सब टाइप्स, कमी से होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम, सारी चीजें आपको पढ़नी है। विटामिन, खनिज और फाइबर जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करते हैं। यह मुख्यतः फलों और सब्जियों के थ्रू आपको प्राप्त होते हैं। शरीर में अगर खनिज तत्वों जो मिनरल्स होते हैं, अगर उनकी कमी हो गई तो एनीमिया, घेंगा आदि रोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है, समझने वाला क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे की लंबाई माता पिता से विरासत में मिले जीन्स पर निर्भर करती है। ठीक है। हालांकि ये अक्सर देखा जाता है कि लंबे माता पिता के बच्चे यहाँ पर छोटे हो सकते हैं, और इसके विपरीत भी कि छोटे माता पिता के बच्चे लंबे हो सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा। क्या जींस के अलावा ऐसा कोई और फैक्टर भी है जो इस विविधता का कारण बन सकता है। एक तो हमने बोला कि ये चीज किसके थ्रू होती है, आनुवंशिकता के थ्रू होती है, हेरिडिटी के थ्रू होती है, क्योंकि माता पिता से जो जींस मिल रहे हैं उसकी वजह से ये होती है। ठीक है। एक और क्या कारण यहाँ पर हो सकता है जो इन विविधताओं का एक रीजन हो सकता है। हाँ, पोषण एक कारण हो सकता है, नहीं यह कोई कारण नहीं है, अस्पष्ट है या डेटा इनसफिशिएंट है। तो एक तो जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होती है, एक तो किसकी वजह से होती है, हेरिडिटी की वजह से होती है, और दूसरा उनके आसपास का इन्वायरमेंट, मतलब बच्चे को कैसा भोजन दिया जा रहा है, उसका बैलेंस डाइट किस प्रकार का है। तो पोषण कहीं ना कहीं इस चीज को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक विकास के लिए ऊर्जा, अमीनो एसिड, पानी, लिपिड, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सब प्रोटीन, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में होनी चाहिए जितने उसके शरीर को आवश्यकता। अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी हो जाती है दैट मीन्स बच्चा कुपोषण का शिकार यहाँ पर हो सकता है, किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है। ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा भोजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो अभी अपन ने बैलेंस डाइट देखा। ठीक है। ऐसे ही भोजन के मूल कार्य क्या होते हैं। तो देखो भोजन को अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि भोजन का कार्य है ऊर्जा देना, शरीर का निर्माण करना और सुरक्षा करना। ठीक है। जिसमें से कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा देने में आपका प्रोटीन आ गया, वसा आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। कौन कौन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। बहुत जल्दी इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए तो आप वसा लेंगे, है ना। और कार्बोहाइड्रेट भी क्या करेगा, आपको एनर्जी प्रदान करेगा। इसीलिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन या प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी ग्लूकोज एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं ताकि खेल के मैदान में उनके शरीर में एनर्जी रहे। ठीक है। पोषक तत्व क्या करते हैं, आपके शरीर का निर्माण करते हैं। तो शरीर के निर्माण में इन 6 पोषक तत्वों में से प्रोटीन, खनिज लवण जो है आपके शरीर के निर्माण में मदद करेंगे, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना, ग्रोथ, विकास करना। सुरक्षा करने में विटामिन और खनिज लवण हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। भोज्य पदार्थ आप क्या क्या ले सकते हैं, तेल, घी, चिकनाई वाले भोज्य पदार्थ हो गए, दाल, कंदमूल, शक्करकंद आदि का आप सेवन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। शरीर निर्माण के लिए जो प्रोटीन, खनिज लवण होंगे उनमें आप दालें, मांस, अंडा, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। सुरक्षा करना, सुरक्षा कौन करेंगे, विटामिन और खनिज लवण करेंगे। ठीक है। इसके लिए सब्जियां, फल, दूध और दूध से बने उत्पाद का आप यहाँ पर सेवन करेंगे।
ठीक है, तो ये भोजन के मूल कार्य हो गए। 3 तरीके से इसको कैटेगराइज किया हुआ है। और यदि आप देखें शक्ति और ऊर्जा देने वाले में घी, तेल, सूखे मेवे, अनाज, कंदमूल, गुड़, शक्कर, ये सारी चीजें आ गई। शरीर के निर्माण करने वाले में दालें, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, पनीर, दूध व उसके प्रोडक्ट्स आ गए। सुरक्षा करने में दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सारी चीजें इसके अंदर कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, 3 चीजें हो गई, निर्माण करना, सुरक्षा करना और एनर्जी देना। ठीक है, अगर अब मैं पोषक तत्वों की बात करूं तो पोषक तत्वों की डेफिनेशन क्या है? विभिन्न भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जो शरीर को कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, पोषक तत्व यहाँ पर कहलाते हैं, है ना। अब पोषक तत्व हमें किससे मिल रहे हैं? पोषक तत्व तो हमें भोजन से मिल रहे हैं। ठीक है, जो खाने वाले जो उत्पाद है उससे हमें जो है यहाँ पर पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही है। तो हम लोग भोजन को प्राप्ति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और दूसरा जो जीव जंतुओं से यहाँ पर अपन को प्राप्त होता है। वनस्पति पेड़ पौधे, दूसरा जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला। अब वनस्पति से प्राप्त होने वाले में अनाज आ जाएंगे, है ना। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। अनाज से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाएगी, एनर्जी आपको मिल जाएगी। दालें व जो खड़े अनाज हैं, तो मुख्यतः जो दालें, दलहनी फसलें वगैरह होती है, ये प्रोटीन का स्रोत होती है। और जितने भी अंकुरित अनाज का आप सेवन करते हैं, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, तो इससे भी आपको प्रोटीन व विटामिन सी की प्राप्ति होगी। विटामिन व खनिज लवण की भी प्राप्ति होगी। और फलियों से आपको प्रोटीन की प्राप्ति यहाँ पर होगी। जो फलीदार फसलें होती है उनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, ये होगी अपनी फर्स्ट बात। अनाज हो गया, दालें हो गया। पत्तेदार सब्जियां जो होगी, इसमें कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन ए व B2, फॉलिक एसिड जो है, इनका अच्छा स्रोत यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अगर आप पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं कैल्शियम, लौह तत्व, जैसे आप पालक वगैरह ले रहे हैं, तो साथ ही आपके विटामिन A, B2 और फॉलिक एसिड की प्राप्ति आपको यहाँ पर होगी। कंदमूल वाली सब्जियां आप यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, बीटरूट, ये सारी चीजें अगर आप ले रहे हैं तो इससे क्या होगा? खनिज तत्वों व विटामिन आपको मिलेंगे। आलू, अरबी व शकरकंद से विटामिन, खनिज तत्वों के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट की भी यहाँ पर प्राप्ति होगी। ठीक है, फल की बात करें तो फल विटामिन व खनिज के मुख्य स्रोत यहाँ पर माने जाते हैं। तिलहन की बात करें, जैसे मूंगफली, कोपरा, सोयाबीन आदि से ऊर्जा, विटामिन और खनिज तत्वों की हमको यहाँ पर प्राप्ति रहेगी। ठीक है, तो ये वनस्पति वाले हो गए। सूखे मेवे में यदि देखें तो ये भी वानस्पतिक भोज्य पदार्थ ही, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले हैं। इसमें आप जितने भी सूखे मेवे हैं, काजू, बादाम, खारक, जितनी भी चीजें हो गई, इनसे भी आपको ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज तत्वों की प्राप्ति होगी। शक्कर, गुड़, शहद आदि जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। कुछ मात्रा में गुड़ व शहद से खनिज तत्वों की प्राप्ति आपके शरीर को होती रहेगी। वानस्पतिक तेल जैसे मूंगफली, सोयाबीन आदि से भी आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और साथ ही फैटी एसिड मतलब वसा की भी आपके शरीर को प्राप्ति होगी। तो इनका इतना अधिक मात्रा में सेवन भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना, एक लिमिट में रहकर हमारे शरीर को इसकी प्राप्ति होनी चाहिए। मसाले भी अपने वनस्पतिक भोज्य पदार्थ है, भोजन के स्वाद व सुगंध प्रदान करते हैं। औषधि गुण भी मसालों में पाए जाते हैं। और नमक से आयोडीन की प्राप्ति होती है, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, ग्वाइटर यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे प्राणी भोज्य पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ प्रोटीन, कैल्शियम व विटामिन B2 के मुख्य स्रोत हैं। मांस, मछली, मुर्गी के अंडे जो है प्रोटीन व खनिज तत्व के मुख्यतः स्रोत यहाँ पर इनको कंसीडर किया जाता है। तो भोज्य पदार्थ के 2 टाइप हो गए, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले और वनस्पति से प्राप्त होने वाले। अब इसमें यदि मैं बात करूं कि पोषक तत्वों का महत्व, प्राप्ति, स्रोत व कमी का प्रभाव, इसकी कमी का क्या प्रभाव देखा जाएगा, इसका कार्य क्या होता है और इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है। तो सबसे पहले यदि अपन देखें, अपनी स्क्रीन पर है सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे जरूरी माना जाता है। हमारी थाली के अंदर 33% जो है कार्बोहाइड्रेट उसमें होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को यदि कोई कार्य करे तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोज से, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो अभी बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अपन जब आगे बढ़ेंगे तो ये पूछा जाएगा पुरुषों में प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, महिलाओं को प्रतिदिन कार्य करने के लिए, प्रेग्नेंट वुमन को, ऐसे क्वेश्चन फिर अपन से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। लगभग हमें 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति 1 ग्राम कार्बोज से होती है। ठीक है, कार्बोज युक्त पदार्थ खाने से भोजन करने की तृप्ति भी होती है, मतलब दैट मीन्स कि हमारी भूख जो है वो शांत होती है, पेट यहाँ पर भरता है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं आप देख सकते हैं, इन सारे स्रोतों से आप जो है कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त कर सकते हैं। कमी हो गई
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यहाँ पर हो सकता है, वयस्कों में थकावट, बार बार बीमारियां, वजन कम होना, ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। वही प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दैट मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा कैलोरी युक्त भोजन बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए प्रोटीन कोशिका निर्माण कर शरीर की वृद्धि करना। हमने देखा ही था कि मेन प्रोटीन का कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना, ग्रोथ करना, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना, कोशिका को देखना, ऊतकों का निर्माण करना, ये सारा कार्य प्रोटीन की वजह से हो पाता है। शरीर की क्षति व मरम्मत करना, महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करना जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और शरीर को एनर्जी देना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या भोजन हम लोग ले सकते हैं, दालें, अंकुरित अनाज, फलीदार सब्जियां, तिलहन, सूखे मेवे, प्राणीज स्रोत। अब आप समझ गए प्राणीज स्रोत मतलब क्या, जो प्राणियों से प्राप्त होता है, यानी कि जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। अब जीव जंतुओं से प्राप्त होने में क्या क्या हो गए, दूध व दूध से बने हुए उत्पाद, है ना, और ये जो मांस, मछली, अंडे, ये सारी चीजें हो गई, ये सब किस में कंसीडर करी जाएगी, प्रोटीन के अंदर यहाँ पर कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, तो इसने लिखा है कि जैसे कि प्राणी स्रोत जैसे मांस, दूध, अंडे, इसके बने उत्पाद, प्राप्ति के साधन का वर्गीकरण प्राणीज व वनस्पति में बांटा जा सकता है। ठीक है, आप इसको प्रोटीन को प्राणी और वानस्पतिक में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे यदि हम लोग वसा फैट की यहाँ पर बात करें, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी अपन को यहाँ पर मिलती है। और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट से 4 मिलता है, तो उसका डबल जो है अपन को फैट से यहाँ पर वसा से मिल जाता है। तो तेल, घी, मक्खन, तेल, बीज, सूखे मेवे, ये सब वसा के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं विटामिन की तरफ, है ना। विटामिन, अब विटामिन की भी दो कैटेगरी होती है, एक जो वसा में घुलनशील है और दूसरा कौन, दूसरा जो यहाँ पर पानी में घुलनशील होगा। ठीक है, फैट सॉल्युएबल एंड वाटर सॉल्युएबल। तो सबसे पहले जो वसा में घुलनशील है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है विटामिन ए। ठीक है, बस आप ऐसे याद रख सकते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी जो बचे हुए हो गए अपने ए, डी, ई के, ये सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन ए आपको पता है रेटिनोल। ठीक है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, ये सब कार्य किसके होते हैं, विटामिन ए के होते हैं। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले रंग के फल व सब्जियां, अंडे का पीला भाग, ये सेवन कर सकते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, रतौंधी, बीटॉट स्पॉट, सूखापन, झागदार धब्बे, आंखों में घाव व अंधापन, है ना। मेनली यदि हम लोग बात करें तो जो आंखों की रोशनी है उसका मेन स्रोत क्या है, विटामिन ए है। ठीक है, तो ये हो गए अपने, और ये आते भी किस में है, माइक्रो और मैक्रो जो अपन पढ़ते हैं, है ना, सूक्ष्म जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे भोजन को बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ये बात हो गई अपनी विटामिन ए की। विटामिन डी की बात करेंगे तो हड्डियों को मजबूत बनाने में और कैल्शियम की मदद ये करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम हमारी मदद करता है, वो विटामिन डी से अपन को प्राप्त होगा। सूर्य किरणें इसका मेन रिसोर्स हो गई। ठीक है, हमारे शरीर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है सूर्य किरणों की वजह से। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। अस्थि संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है उसमें विटामिन डी जो है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बो लेग हो जाना मतलब, बो लेग मतलब धनुष, बो का मतलब धनुष होता है, मतलब इस तरीके से मुड़े हुए पैर यहाँ पर हो जाते हैं। एक तो होता है जो हम चलते हैं सीधे पैर, तो पैर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुड़ जाते हैं, तो बो लेग हो जाना, तालू का नरम हो जाना, है ना। और कई पसलियों में कई सारी समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, हड्डी और पसलियों में यहाँ पर दिक्कतें हो जाएगी क्योंकि वो कमजोर हो जाती है और फिर वो मुड़ने लग जाती है। ठीक है, टूट फूट होने की संभावना भी यहाँ पर बढ़ जाती है कि हल्की सी लग गई तो उसमें हड्डी में क्रैक आ गया। ये सब के सब किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। अगला पॉइंट देखिए विटामिन ई। अब विटामिन ई प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखता है, विभिन्न प्रकार के ऑयल से इसकी प्राप्ति यहाँ पर की जा सकती है और इसकी कमी से बांझपन यहाँ पर हो सकता है। अगला देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के यहाँ पर क्या करता है, रक्त जमने में ये सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने में अपन को बताइए विटामिन के जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से अपन इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है प्रोथोम्बिन का स्तर यहाँ पर अगर कम हो गया, दैट मीन्स कि अगर कहीं पर भी हमारे लगती है तो थक्का नहीं जम पाएगा। ठीक है, तो प्रोथोम्बिन का स्तर रक्त में कम हो जाता है और रक्त के स्कंदन में देरी यहाँ पर होती है, मतलब कि खून बहता रहेगा अगर थक्का नहीं जमेगा तो।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल में घुलनशील। तो हमको पता है कि विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है यहाँ पर क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, राइट। तो जल में घुलनशील में सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको रासायनिक नाम थाइमीन है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के चयापचय के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, मतलब इन चीजों को भोजन में या हम लोग जब शरीर में लेते हैं तो उसके लिए कि ये अच्छे तरीके से कार्य कर पाए, इसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स थाइमीन यानी B1 हमको चाहिए। खमीरीकृत भोज्य पदार्थ, संपूर्ण अनाज जो है, तिलहन, अंकुरित अनाज, फलियां आदि से जो है इसकी प्राप्ति हमको यहाँ पर होती है। कमी से कौन सा रोग यहाँ पर होता है? बेरी बेरी रोग यहाँ पर हो जाता है। ओके, सिम्टम्स क्या देख सकते हैं? हाथ पैरों में झुनझुनी आना, हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना, हृदय की धड़कन बढ़ना, सांस फूलना और अंत में हृदयघात जैसी समस्या यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थाइमीन। दूसरा देखिए विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, अंडे, संपूर्ण अनाज, सूखे मेवे, तिलहन, हरी पत्तेदार सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं। कमी अगर हो गई तो मुंह में छाले, चेहरे पर घाव, होठों के किनारों का फटना, है ना, ये बीमारी यहाँ पर हो सकती है राइबोफ्लेविन की कमी से। विटामिन B3 अपना निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। मूंगफली, चावल की ऊपरी परत, खमीर, संपूर्ण अनाज इसमें आ जाएगा। फलियां, मांस, इससे जो है विटामिन B3 की शरीर को पूर्ति होगी। कमी से जो है पेलाग्रा यहाँ पर होगा। डर्मेटाइटिस यहाँ पर हो सकता है, मतलब स्किन संबंधी जो इशू होते हैं कि स्किन में एलर्जी हो जाना, स्किन में खाज खुजली हो जाना, ये सारी चीजें जो है विटामिन B3 की कमी से देखी जा सकती है। भूरे चकत्ते स्किन पर पड़ जाते हैं, चीजों का भूल जाना, पागलपन वाली समस्या, है ना, ये सारी चीजें जो है विटामिन B3 की कमी से होती है। विटामिन B12 यदि हम लोग देखें, जिसको साइनोकोबाल्मिन यहाँ पर बोला जाता है, आरबीसी के निर्माण के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्राणिज स्रोत, जो जीव जंतु से प्राप्त होने वाले दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गए, मांस और ये सारी चीजें हो गई, इससे जो है विटामिन B12 की आपके शरीर को पूर्ति होगी। आरबीसी की परिपक्वता प्रभावित होती है, और अगर आरबीसी का निर्माण अच्छे से नहीं हुआ तो एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। तो ये हो गया अपना विटामिन B12। ओके, चलिए आगे बात करते हैं विटामिन B9, फॉलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। आरबीसी कणों के निर्माण के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों से आपको इसकी प्राप्ति होगी। अगर ये नहीं होता है, बॉडी में फॉलिक एसिड नहीं है, रक्तहीनता, शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के क्या क्या लक्षण यहाँ पर देखे जा सकते हैं, इस तरीके से। तो आप देखें कि विटामिन B9 यानी कि शरीर में जो है फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है आरबीसी का जो आकार है अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है। यूजुअली जो आरबीसी का साइज होता है ना, तो अनियंत्रित रूप से आरबीसी का आकार यहाँ पर इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसको यहाँ पर कहा जाता है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है। अब आ जाता है अपना विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपने जो खनिज तत्व हो गए ये प्ले करते हैं। प्राणिज पदार्थ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही वनस्पति हरे पत्तेदार सब्जियों से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कमी में आप देख सकते हैं खून की कमी, लक्षण हथेली पर सफेदपन आ जाना, थकावट, भूख में कमी, सुस्ती, ये सारे लक्षण जो है खनिज तत्वों की कमी से आप देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए लौह तत्व हो गया, है ना। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसके लिए आप तिलहन, गुड़, संपूर्ण अनाज वाले पदार्थ को ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर को लौह तत्व की प्राप्ति हो। अब गर्भवती माता में जो यहाँ पर मिसकैरेज होना, कम वजन के बच्चे, समय पूर्ण प्रसव होना, अगर इस लौह तत्व की कमी होती है तो ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, बार बार एग्जाम में आपसे कैल्शियम के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों में रिकेट्स बीमारी होती है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया मतलब हड्डियों का मुड़ जाना, और जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। पोर का मतलब होता है छिद्र, मतलब हड्डियों में इस तरीके से छिद्र यहाँ पर हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। साथ ही थायरोक्सिन करता क्या है, शारीरिक मानसिक वृद्धि व कार्य क्षमता को बनाए रखता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो यहाँ पर आईडीडी जैसे क्राटिनिज्म यहाँ पर, जिसको जड़ता यहाँ पर कहा जाता है हिंदी के अंदर,
है ना। जड़ता कहा जाता है बहरापन, गूंगापन, मानसिक क्षमताओं में कमी, पढ़ाई में पिछड़ापन। और ग्वाइटर जो मेन है ना, घेंगा, ये रोग, ये बीमारी यहाँ पर हो सकती है किसकी कमी से? आईडीडी की कमी से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आयोडीन हो गया। अब ये जो हमने भोजन की बात करी है कि हमें जो है प्राणियों से प्राप्त भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, वनस्पति से प्राप्त भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, तो आप इस भोजन को संरक्षित करेंगे, है ना। तो भोजन को अधिक पौष्टिक बनाने और पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए। जस्ट एक बेसिक जानकारी है कि अनाज और दालों को साबुत अंकुरित करके विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप वृद्धि कर सकते हैं। जैसे चना और मूंग आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो अगर इस तरीके से अंकुरित भोजन आप करते हैं तो आपको विटामिन सी भी प्राप्त होगा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी समूह के सब आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। कब्ज और गैस बनने से दूर रखने में ये आपकी मदद करेगा। अनाज और दालों को अंकुरण खमीरीकरण करने से विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में सहायता करता है। दो या अधिक किस्म के अनाजों को मिलाकर बनाने से भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। अनाज और दालों को आटे में मिलाने से प्रोटीन की भी प्राप्ति हो जाएगी। और हमेशा बाजार में जो आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है उसी का प्रयोग करें। और खाने में रेशेदार भोजन का जो आहार अपन लेते हैं उसमें अगर हम लोग रेशेदार भोजन का सेवन करेंगे तो इससे कब्ज की समस्या यहाँ पर कम रहेगी। ठीक है, तो रेशेदार भोजन जो है, रेशेदार जो खाद्य पदार्थ होता है जस्ट लाइक सैलेड वगैरह, इन चीजों को सम्मिलित यहाँ पर करना चाहिए। अब खाना पकाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी आप देखें। उच्च तापमान पर खाना पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो एकदम से हाई टेम्परेचर पर भी, हाई फ्लेम पर भी खाना नहीं पकाना चाहिए। सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद धोने से उनके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो सब्जियों को पहले वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद कट करना चाहिए। हमेशा ताजी सब्जियों का प्रयोग करें। चावल पकाते समय पानी में केवल एक या दो बार ही धोएं, क्योंकि बार बार धोएंगे तो उसमें जो विटामिन है वो यहाँ पर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जिस चावल को आपने पानी में भिगोया है कुछ समय के लिए, उसी पानी से आप उसको पकाएं, क्योंकि सारा विटामिन जो है उस पानी में चला गया है। ठीक है, तो उसी पानी का प्रयोग करें ताकि आपके शरीर को उसकी प्राप्ति हो। चावल और सब्जियां पकाने में उतना ही पानी उपयोग करें जितना पानी वो सोख सकती हो। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से विटामिन सी के नुकसान को रोका जा सकता है। भोजन पकाने के लिए यथासंभव लोहे के बर्तन का प्रयोग करें और सब्जियां हमेशा ढककर पकाएं। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं, सावधानियां हैं जो खाना पकाते समय रखनी चाहिए, ताकि उस भोजन में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण हो गए, वो खत्म ना हो। ठीक है, और सही भंडारण करना भी जरूरी है। सबसे पहले अनाज को कड़क धूप में सुखाकर अच्छी तरीके से साफ बर्तन में रखना चाहिए ताकि कीट वगैरह नहीं लगे, खराब वो नहीं हो। कीड़ा न लगे इसके लिए अनाज में नीम, हल्दी, नमक, तेल, ये सारे आप मिला सकते हैं। भंडारण का कमरा हवादार होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं होनी चाहिए। अनाज रखने के लिए ऐसे थैले का प्रयोग करें जिसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, तो ये सही भंडारण हो गया। और भोजन पकाते समय आपने सावधानियां तो देख ही ली है, अब कुछ सफाई से संबंधित कि साफ सुथरे तरीके से आप भोजन बनाएं। ठीक है, भोजन पकाने की जगह जो है साफ व सूखी होना चाहिए, मक्खियां वहां पर नहीं हो। पीने का पानी साफ छना हुआ होना चाहिए। परोसने के लिए जो भी बर्तन वगैरह आप यूज करते हैं उसे डेली आप वॉश करें, अच्छे से साफ करें, है ना। खाने के पूर्व, खाने के बाद या मल त्याग के पश्चात जरूर से हाथों को धोएं, है ना। और जानवरों के हाथ लगाने के बाद भी हाथों को अवश्य धोना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान होंगे और आप अपने लोगों के बीच में इस अवेयरनेस को फैलाएंगे। ठीक है, अब भोजन संबंधी कुछ भ्रांतियां जो हमारे बहुत काम की है, जो हमें अब बतानी पड़ेगी सबको। ठीक है, तो कुछ परिवारों और समाजों में खान पान के संबंधित कुछ भ्रांतियां विशेष रूप से प्रचलित है कि अंडे, दूध, मांस आदि पदार्थ गर्म होते हैं, इसीलिए ना तो इन्हें किशोरी लड़कियों को देना चाहिए। ठीक है, और ना ही गर्भवती महिलाओं को, है ना, या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस प्रकार की चीजें नहीं देना चाहिए। तो ये कंप्लीटली एक भ्रांति है, एक बोल सकते हैं ना कि एक प्रकार का मिथ है। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं फैलानी है और ना ही लोगों को इस पर अमल करने देना है। बढ़ते हुए बच्चे, किशोरी महिलाएं, स्पेशली इन्हीं महिलाओं को इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो शरीर को एनर्जी देंगे, है ना, शरीर को यहाँ पर कार्य करने की क्षमता देंगे। तो उन महिलाओं को, उन बच्चियों को इस प्रकार का भोजन और अधिक मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, तो गर्भवती महिलाएं, धात्री, कुपोषित बच्चों व बीमार व्यक्तियों की खुराक में ऊर्जादायक, शरीर निर्माण करने वाले तथा शरीर की रक्षा करने वाले सभी भोजन तत्वों को अधिक मात्रा में रहना यहाँ पर आवश्यक है ना। तो ये कंफ्यूजन जो है इसे दूर करने की जरूरत है।
ठीक है, तो ये जो बेसिक था अभी तक जो हमने कंप्लीट किया, ये सब कुछ भोज्य पदार्थों का बेसिक था कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो एग्जाम में अपन से पूछे जाते हैं। सबसे पहला देखिए, द 5 फूड ग्रुप सिस्टम याद आ गया, अपने पंचभोजन प्रणाली पढ़ा था। एक डायग्राम देखा था जिसमें हमने देखा था कि 33% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 12% प्रोटीन होना चाहिए, 7% फैटी शुगर यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे करके 5 अपन ने तत्व देखे थे। तो उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 5 फूड ग्रुप सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय हेल्थ प्रोफेशनल फॉर। यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्वस्थ पेशेवरों के द्वारा, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि मैं अपने डाइटिशियन के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि मैं अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप 5 फूड सिस्टम को अपनाइए, है ना। तो उस हेल्थ प्रोफेशनल ने मुझे ऐसा सजेशन क्यों दिया, किस वजह से ऐसा सजेशन दिया, क्यों, देखो, टूल फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग, पोषण संबंधी आकलन और जांच के साधन के रूप में उसने मेरा चेकअप किया डॉक्टर ने, और मुझे बोला कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये भोजन लेना चाहिए। पोषण संबंधी परामर्श में किसी से सजेशन ले रही हूँ, काउंसलिंग में कर रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप 5 फूड सिस्टम ले लो, है ना। अगला देखो, रोगी को उपचारात्मक, जैसे कोई बीमार रोगी व्यक्ति है तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि आपको क्या करना है, आपकी बैलेंस डाइट के अंदर ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तीनों ही चीजें जो है इसमें हम लोग जो है 5 फूड ग्रुप का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ब्रेड वगैरह कार्बोहाइड्रेट, मीट हो गया, फैटी हो गया, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन से पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज। हमको पता है कि इन सब में से फैट सबसे जल्दी आपको एनर्जी प्रदान करेगा, ठीक है, बहुत कम समय में ज्यादा एनर्जी ये दे देता है। हम लोग देख रहे हैं ना, 9 किलो कैलोरी हमको यहाँ पर मिल जाती है 1 ग्राम से, और कार्बोहाइड्रेट की 4 ही मिलती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन जो आज अपन ने पढ़े यहाँ से अपन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे जो है अपन भोजन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि भोजन एक है तो सिंपल सा है कि भोजन के बारे में क्या ही पढ़ना है, लेकिन भोजन की जो डेफिनेशंस है कि WHO के अनुसार एक भोजन जो है हमारा किस तरीके का होना चाहिए, है ना, फिर एक 2 से 3 डेफिनेशंस आती है जो अपन से एग्जाम में पूछी जाती है ना, तो वो कंप्लीट करते हुए हम लोग अपना जो कुपोषण वाला चैप्टर है उसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।